कंटेन विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। वो इवन नंबर एक भी नहीं मिलेगा, एक भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो इवन है। तो इस सेट को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ऐसे, ये तो खाली है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, आपको सभी नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है। अब उसने बोला है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ प्राइम। अब उसने क्या बोला है? x नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए और x क्या है आपके पास? प्राइम नंबर है। इज लेस देन इक्वल्स टू 4। जब हम इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे वहां पे तो मैं इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाऊंगा, बट थोड़ा आप यहां पे समझ लो। हेलो भाई आयोटाज, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यार सेट्स के बारे में, है ना। तो सेट्स का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे और हम ये भी पढ़ चुके थे कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। नाउ आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यार टाइप्स ऑफ सेट्स। कितने प्रकार के सेट होते हैं आपके पास, क्या क्या उनके नाम होते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बहुत अमेजिंग टॉपिक है ये, बहुत लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि सेट की रिप्रेजेंटेशन का ही पार्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इक्वल सेट्स क्या होते हैं, दो सेट अगर आपस में इक्वल है तो कब होते हैं, सबसेट जो कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आप लोगों के पास, दैट इज सबसेट। फिर रियल नंबर्स के सबसेट, फिर इंटरवल्स को पढ़ेंगे, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरवल। तो ये सारी की सारी चीजें हम आज के सेशन में कवर करने वाले। तो फिर करते श्री गणेश, बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सही टाइम पे एक रेलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिल सके। ठीक है भैया, चलो। तो यार सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एम्प्टी सेट के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले आता है आप लोगों के पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम बहुत बार नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसको हम लोग नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा ऐसे सिंबल फाई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब होता क्या है, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उस सेट को बोला जाता है भैया क्या? एम्प्टी सेट होता है। यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। भैया ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? तो अगर मैं आपसे बोलूं आपको मुझे बताना है कोई सेट है सो x इज अ odd prime number, x is a even prime number, greater than 3। आपको एक ऐसा इवन प्राइम नंबर बताना है जो 3 से बड़ा हो। तो सबसे पहले अगर मैं प्राइम नंबर्स लिखूं, प्राइम नंबर्स 2 से शुरू होता है, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, इस तरीके से आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो बेटा सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, बाकी उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऑड होते हैं। पहली बात तो ये प्राइम नंबर्स की। अब मैंने आपसे एक ऐसा नंबर मांगा है जो 3 से बड़ा हो और इवन नंबर हो, 3 से बड़ा इवन प्राइम नंबर हो, 3 से बड़ा हो और इवन हो। तो अगर आप 3 से बड़े नंबर्स को ढूंढोगे तो यहां तो आपको इवन नंबर एक भी नहीं मिलेगा, एक भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो इवन है। तो इस सेट को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ऐसे, ये तो खाली है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे सेट को क्या बोला जाता है मेरे भाई? ऐसे सेट को एम्प्टी सेट बोला जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई इज इक्वल्स टू, बस ब्रैकेट लगा देना, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है भैया जी, पहली चीज तो ये, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे एम्प्टी सेट को ऐसे लिख लेते हैं, कि ब्रैकेट्स के अंदर फाई लिख दिया, नहीं मेरे भाई, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये आपके पास इसके अंदर एक एलिमेंट है, इनको एलिमेंट बोला जाता है ना। लास्ट सेशन में सीखा था हमने, इनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट। इस सेट के अंदर एलिमेंट है जो कि फाई है। फाई क्या है? देखो, फाई तो एक रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट की। जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। तो जैसे मान लो अगर आपके पास किसी सेट के अंदर ऐसा फाई दिया जाएगा तो ये एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये कोई ना कोई सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है।
फाई एक एलिमेंट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो एम्प्टी सेट को आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। समझ गए मेरे भाई, समझ गए मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, तो ये था एम्प्टी सेट। अब आपके पास ये, ठीक है, ये चीजें आ गई। फिर यहाँ पे आपके पास एम्प्टी सेट का एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कि आपको, या फिर इसका एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर, एक ऐसा नेचुरल नंबर बताना है, एक ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। अब यार अगर मैं नेचुरल नंबर लिखूंगा तो क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा? आप बोलोगे भैया एक भी नहीं आएगा। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, खाली है, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, है ना। तो ये एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन है। फिर यहीं से निकलकर आता है बेटा आपके पास एक सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट किसको बोला जाता है? विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है, उसे सिंगलटन सेट बोला जाता है। अब ये क्या होता है, अब ये क्या होता है सिंगलटन सेट, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं x इज इवन प्राइम नंबर, x इज इवन प्राइम नंबर। आपको इवन प्राइम नंबर्स बताने हैं, इवन प्राइम नंबर्स बताने, तो आप लिख दोगे ना ऐसे, सिर्फ 2 इकलौता ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है। तो ये क्या है? सिर्फ एक एलिमेंट है इसके अंदर, एक एलिमेंट है। तो जब आपके पास एक ही एलिमेंट होगा किसी सेट के अंदर तो उसे क्या बोला जाएगा? सिंगलटन सेट बोला जाएगा। ठीक है भैया जी, चलो। फिर जब आप धीरे धीरे एलिमेंट्स की काउंटिंग पे आते हो, जब आप एलिमेंट्स को काउंट करने सीख गए, किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स को काउंट करना सीख गए, तो वहां से निकलकर आता है आपके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इसको भी समझो। ऐसे सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी कैन काउंट, इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं, काउंट कर सकते हो आप। ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे सेट्स को फाइनाइट सेट्स बोला जाता है। और इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है? इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल। ऐसे सेट्स जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है भैया, ये कहानी है। अब अगर मैं बात करूं फाइनाइट सेट्स की, मान लो मुझे एक सेट चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। 7 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे उसका सेट बनाना। तो आप बनाओगे 1 बनाओगे, 2 बनाओगे, 3 बनाओगे, 4 बनाओगे और 5 बनाओगे और 6 बनाओगे। ये 7 से छोटे नेचुरल नंबर्स है। तो आपको पता है कितने नंबर्स है? यहाँ पे 6 नंबर्स हैं, 6 एलिमेंट्स है ना। तो आपने काउंट कर लिया। अब अगर मैं इसी को इस तरीके से लिखूं, कि x is a set of all natural numbers, आपको सभी नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा यार? आपके पास 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4, फिर 5 आएगा, फिर डॉट 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 करते करते ऐसे आपके पास ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो यहां पे और यहां पे आप फर्क को समझो। यहां पे आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 1 2 3 4 5 6 फाइनाइट है, आप गिन सकते हो। यहां पे इंफिनिटी तक जा रहे हैं मेरे भाई, नहीं गिन पाओगे ना। तो इस कारण से ये फाइनाइट होते हैं, ये इनफाइनाइट होते हैं। अब एक और चीज को समझो, आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? मान लो ये सेट ए है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है NA से। NA का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। कितने नंबर हैं, कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? 6 है। तो यहां पे आप लिख सकते हो 6 एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स है, जितने भी। इसमें आप नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे क्योंकि आप काउंट ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है भैया,
अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, क्या सिंगलटन आपके पास फाइनाइट सेट है या नॉन फाइनाइट इनफाइनाइट सेट है? आप बोलोगे भैया फाइनाइट सेट है, आप बोलोगे फाइनाइट सेट है। क्यों फाइनाइट सेट है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मान लो ये कोई सेट है ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है, इस वजह से ये फाइनाइट सेट है। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है, यहीं पे लिख लो, एम्प्टी सेट जो होता है वो आपका फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये आपका फाई है, ये आपका फाई है, आपने ऐसे लिखा, आपको क्या आप इसके अंदर बता सकते हो कितने एलिमेंट्स है? आप बोलोगे भैया 0 एलिमेंट्स है, यानी कि आप काउंट कर पा रहे हो, 0 तो है बट आप बता पा रहे हो ना कितने एलिमेंट्स है। तो इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाई सेट आपने बताए कितने होते हैं? 0 होते हैं, यानी कि आप काउंट कर पा रहे हो। तो कोई भी एम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट। देखो फील करो, आप फील करो, समझो, चीजों को समझो। अगर समझ में आएंगी मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगेगा, समझ में नहीं आएंगी तो रटोगे फिर, अच्छा एम्प्टी सेट हमेशा फाइनाइट होता है, ऐसे याद करोगे फिर, है ना। याद नहीं करना है, समझना है कि क्या होता है एम्प्टी सेट, क्यों फाइनाइट होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे चीजें काम करती है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब ये जो इनफाइनाइट सेट होते हैं इनकी कुछ और बातें भी समझो। इनफाइनाइट सेट को आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। इनफाइनाइट सेट्स को आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि देखो यहां पे नहीं कर पाओगे ना, बहुत सारे एलिमेंट्स है। जैसे मान लो मेरे पास मुझे रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर्स को। अब यार एक बहुत सिंपल सी कहानी है, जो आपके इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, है ना, इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, जैसे रियल नंबर हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए। तो मतलब इनको तो आपने ऐसे कर दिया, बट कुछ ऐसे इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, जैसे मतलब अगर मैं समझाऊं, एक काम करते हैं, इसको यहां पे समझते हैं। मान लो मेरे पास रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स का सेट है मेरे पास, रियल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स को तो खैर आप कर सकते हो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रियल नंबर्स है, मान लो मेरे पास ये नंबर लाइन है, ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, इस तरीके से ऐसे इधर -1 भी होगा। अब अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो क्या इनका कोई पैटर्न बनता है? जैसे नेचुरल नंबर का तो बनता है यार, 1 2 3 4 5 6। क्या रियल नंबर का कोई पैटर्न बनता है? रियल नंबर तो देखो ऐसा भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, फिर 2 भी हो सकता है, फिर -1 भी हो सकता है, फिर 0 भी हो सकता है। तो इनका कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, पैटर्न नहीं बन रहा, और इनफाइनाइट होते हैं ये, बहुत सारे होते हैं ये। पहली बात तो ये है कि ये इनफाइनाइट होते हैं, दूसरी चीज ये है कि इनका कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो आप इनको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, है ना। कुछ ऐसे इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, जैसे रियल नंबर, जैसे आपके रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते, इरेशनल नंबर्स इनको टी से रिप्रेजेंट करते, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है, जिसकी वजह से आप इनको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर्स को कर सकते हो, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 आपको पता है अगला नंबर कौन सा आएगा। क्या रियल नंबर में आप बता सकते हो अगला नंबर कौन सा आएगा? पहला नंबर मैंने लिख दिया 0.1, इससे पहले ये भी तो आ सकता है 0.00000001, कुछ भी आ सकता है, उससे पहले पता नहीं कितने जीरो लग जाएंगे। तो एक पैटर्न नहीं बनता इनका। ऐसे ही रेशनल नंबर्स का भी होता है, इरेशनल नंबर्स का भी होता है। तो ऐसे सेट्स को जिनका पैटर्न नहीं बनता है उनको आप लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। All infinite set cannot be described in roster form. For example, set of real number, है ना, because elements do not follow any particular pattern. ठीक है भैया, चल अब आपके पास ये एक सवाल है, कुछ सवालों को भी समझते हैं। कहते हैं स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं, पहला वाला क्या कहता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x -1 इंटू x -2, ये दोनों 0 के बराबर है। तो यार या तो आपके पास x -1 0 के बराबर होगा, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 1। अगर मैं x -2 को 0 के बराबर रखता हूं तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना, आपके पास 2 हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास जो सेट बनेगा, पहले वाले पार्ट को मैं a से रिप्रेजेंट करता हूं, वो बनेगा आपके पास 1, 2। तो आपने
काउंट कर लिया तो कितने सेट हो गए यहाँ पे आपके पास, फाइनाइट सेट हो गए, फाइनाइट सेट हो गए, फाइनाइट सेट हो गए। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्क्वायर की पावर 4, एक्स स्क्वायर की पावर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो यार x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4। अब अंडर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। उसने बोला है x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो दूसरे वाले का पार्ट क्या हो जाएगा, दूसरे वाला b। तो इसमें क्या होगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 2 होगा, नेगेटिव 2 नहीं लेंगे, क्योंकि उसने बोला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये भी क्या है आपके पास, फाइनाइट है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 2, इसमें 1। तो इसको सिंगल टन भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। आ जाओ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आ जाओ यहाँ पे सॉल्व कर लो, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। क्या, और x का सिर्फ एक ही वैल्यू है 1/2। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है भैया? नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। ये नेचुरल नंबर नहीं है, नहीं है। तो आप बोलोगे कि यार x की वैल्यू तो आपके पास 1/2 आई है, बट उसने बोला x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये भी फाइनाइट हो गया। एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब उसने बोला है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ प्राइम। अब उसने क्या बोला है, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, और x क्या है आपके पास, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से शुरू होता है, 2 3 4 सॉरी 5 7 11 डॉट 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 डॉट, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, बट इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है जी, चलो अगला सवाल। आगे बढ़ने से पहले अब आप लोगों के पास एक डेफिनेशन है इक्वल सेट्स की, कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इसको भी फटाफट से समझ लेते हैं। देखो भैया, 2 सेट हैं, मान लो आप लोगों के पास 2 सेट हैं आपके पास, ए और बी। वो दोनों के दोनों इक्वल कब होंगे, जब वो एग्जैक्टली सेम होंगे। मान लो आपके पास x is a set of x is a set of words, sorry, letters in word rows। ठीक है, रोज वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं तो उसका सेट है, क्या है, सेट है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ROSE, ये हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एक और सेट है, आपके पास एक और सेट है B। सो B क्या है, B इज X इज a set of letters in word ORSE। इसमें जो लेटर्स यूज हो रहे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ORSSE, इसमें जो लेटर्स यूज हो रहे उसका सेट है। तो अब इसमें कौन कौन से लेटर्स यूज हो रहे मेरे भाई, एक तो O यूज हुआ, एक R यूज हुआ, एक S यूज हुआ। अब S 2 बार ही है, लेकिन लिखेंगे हम एक ही बार। हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है एलिमेंट को। तो क्या A के जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है B के एलिमेंट्स के, क्योंकि देखो यहाँ पे R है, यहाँ भी है, यहाँ पे O है, यहाँ भी है, यहाँ पे S है, यहाँ भी है, यहाँ पे E है, यहाँ पे भी है। तो जितने एलिमेंट्स A में है उतने ही एलिमेंट्स B में है, और सेम है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे A इज इक्वल्स टू B, क्योंकि A और B अलग नहीं है, बराबर है। तो अगर इक्वल सेट्स होंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अनइक्वल होंगे तो ऐसे कर देंगे भैया। समझ में आई जी, समझ में आई बात कि 2 सेट्स आपके पास इक्वल कब होते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। आपको ये बताना है कि इक्वल सेट्स क्या है। अच्छा, अब ये क्या है, ए जो सेट है वो क्या है, 0। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये वॉइड नल सेट है क्योंकि 0 है ये। भैया इसके अंदर अगर खाली होगा, इसके अंदर अगर कुछ भी दिख गया आपको, तो फिर वो नल सेट नहीं होता है, वो हल बन जाता है। ये इसके अंदर क्या है, एक एलिमेंट है।
अगर मैं बात करूं बी की, अगर मैं बात करूं बी की, तो बी के अंदर क्या है, x इज लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन 5, x जो है 5 से बड़ा। यहां पे इन्होंने डिफाइन, अब देखो यहां पे इन्होंने बताया नहीं है, यहां पे इन्होंने बताया नहीं है क्या, इन्होंने बोला है x जो है 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। आपको ये बताना है x जो है 15 से बड़ा और 5 से छोटा। भाई साहब अगर मैं नंबर लाइन देखूं, अगर मैं नंबर लाइन देखूं, ये मान लो 5 है, ये मान लो 15 है, वो कह रहा है जो x है वो 15 से बड़ा होगा, यहां आएगा कहीं पे, और 5 से छोटा भी होगा। तो क्या x की ऐसी वैल्यू पॉसिबल है कि 15 से बड़ी भी हो और 5 से छोटी भी हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। क्या ऐसा हो सकता है x जो है वो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? नहीं हो सकता ना, है ना। तो x की वैल्यू, या तो अगर वो ऐसा लिखता 5 से भी बड़ा 15 से भी बड़ा है तो पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, फाई हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं c की, तो c क्या है आपके पास, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 5 को अगर मैं 0 के बराबर रख दूं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ 5। फिर अगर मैं बात करूं d की, तो d क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अगर 25 के बराबर है मेरे भाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 25, और अंडर रूट ऑफ 25 क्या होता है, प्लस माइनस 5, तो पॉजिटिव 5 भी होगा, नेगेटिव 5 भी होगा, नेगेटिव 5 भी होगा और पॉजिटिव 5 भी होगा, है ना। नेगेटिव क्यों ले रहे, क्योंकि नेगेटिव भी तो होती है उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे उसने बोला नहीं है कि नेचुरल नंबर है कौन सा नंबर है, नेगेटिव लेना पॉजिटिव लेना है, तो आप दोनों लोगे, ठीक है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। और ई क्या कहता है, ई क्या कहता है, ई कहता है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। कह रहे कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर किसके बेटा, 0 के। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पॉजिटिव रूट होगा एक्स स्क्वायर माइनस 15 को मैं लिख सकता हूं माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लूं तो x माइनस 5 प्लस 3 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं और x प्लस 3 बच जाता है यहाँ पे इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, इसको अगर मैं 0 के इक्वल रख लूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3, है ना। तो x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, जो e है, जो e है वो आपके पास आ जाएगा क्या, आपके पास आ जाएगा -3,5, -3,5 ये आ जाएगा। अब आपके पास देखो a भी है, b भी है, c भी है, d भी है। अरे भैया ये बार बार काहे लाए, ठीक है। अब आपके पास क्या है, a भी है, b भी है, c भी है और d भी आ गया, सब कुछ आ गया है। अब आपको ये बताना है कौन कौन से इक्वल है भैया। अच्छा उसने बोला है आपको x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो इसकी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हट जाएगी, नेगेटिव वाली वैल्यू। तो कौन से दो सेट आपस में बराबर हैं, सिर्फ c और d, c और e, सॉरी सिर्फ c और e। तो c और e आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसको बोला जाता है इक्वल सेट्स। इसको क्या बोला जाता है, इक्वल सेट्स बोला जाता है, ठीक है जी। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कौन सा पेयर बराबर है। सेट इज अ लेटर ऑफ वर्ड्स एलॉय। आपके पास ये जो लेटर है, मतलब x कोई सेट है जो जो किससे बना है, इस इन लेटर से बना है, इसके अंदर जो लेटर्स यूज हुए हैं ALLOY, ये जो लेटर्स यूज हुए हैं उनसे मिलके बना है। एंड बी कोई सेट है, बी कोई सेट है जो किन किन लेटर से बना है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड लॉयल, लॉयल LOYAL। अब ये देखो L तो एक बार यूज हो चुका है, तो ये हम यहां पे भी मैंने गड़बड़ कर दी, है ना, एक एलिमेंट दो दो बार नहीं लिखना है। तो देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे L है, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे भी Y है। तो जितने एलिमेंट्स यहाँ है उतने ही एलिमेंट्स यहाँ भी है, तो X और B जो होंगे बराबर होंगे, इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है। तो इसी कारण से इक्वल है, क्योंकि अब आपको रीजन लिखना, जस्टिफाई करना है क्यों, क्योंकि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट X, the number of elements present in set X, all sets belongs to the other elements, है ना। जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं वो सारे के सारे सेट बी को भी बिलोंग कर रहे हैं, इस वजह से ये इक्वल सेट हो गए। अब अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, दूसरे वाले की बात करूं,
कहते हैं n बिलोंग्स टू z, z यानी कि इंटीजर, और n स्क्वायर इज लेस देन 4। ये थोड़ा ध्यान से देखना मेरे भाई, n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। जब हम इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे वहां पे तो मैं इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाऊंगा, बट थोड़ा आप यहाँ पे समझ लो कि n स्क्वायर, अगर ये 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ n स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n-2 इंटू n+2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि मान लो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है आपके पास, ये क्या होनी चाहिए, या तो 0 के बराबर होनी चाहिए या तो 0 से कम होनी चाहिए। अब मेरे पास ये जो दो नंबर्स आ रहे हैं आपके पास -2 और +2, -2, इनको 0 रखने पे एक आएगा मेरे पास -2, एक आएगा +2। अब ध्यान से देखना कैसे आप n की एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे, कैसे आप n की वैल्यूज निकालते हो इनइक्वालिटीज में। बाकी इनइक्वालिटीज में हम डिटेल में समझेंगे, बट अभी थोड़ी देर यहां पे ध्यान देना क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अगर मैं इनको थोड़ा सा ध्यान से देखूं, n की वैल्यूज निकालना चाहता हूं मैं, किससे और किसके बीच में होगी वो बताना चाहता हूं। तो यार आप बस थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये जो n है, ये जो n है n-2 और n+2, यहां पे मान लो मैंने यहां से कोई वैल्यू उठाई, मान लो मैंने -3 एक वैल्यू उठाई, n की जगह पे अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं -3 -2 इंटू -3 +2, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, मेरा आंसर आएगा -5 इंटू -1, यानी कि कितना आ गया +6। अब +6 तो ग्रेटर देन 0 होता है ना, 0 से बड़ा होगा, बट हमें क्या चाहिए, 0 से छोटा चाहिए। तो यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो -2 से छोटी, यानी कि -2 से पहले नहीं होगी। इससे पहले अगर आप कोई भी नंबर रखोगे तो वो तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। और अगर मैं इसके बाद कोई नंबर रखूं, मान लो मैंने +3 रख दी n की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 - 2 इंटू 3 + 2, यानी कि कितना हो जाएगा 1 इंटू 5, यानी कि कितना आ गया 5। अब ये 5 जो है ये भी 0 से बड़ा है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, आंसर 0 से छोटा चाहिए था। तो n की वैल्यू यहां पे अगर मैं -2 से छोटा कोई नंबर रखता हूं या फिर +2 से बड़ा कोई नंबर रखता हूं तो उसको तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं n की वैल्यू -2 रख दूं, मान लो मैंने n की जगह पे क्या रख दिया, -2 है ना, फिर मैंने यहां पे रख दिया -2 +2, ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो 0, और इसने बोला है या तो 0 के बराबर होना चाहिए या तो 0 से छोटा होना चाहिए, तो 0 -2 रखने पे आ रहा है आंसर। तो n की जो वैल्यू होगी वो -2 के बराबर तो होगी। चलो एक अभी इसको बाद में समझते हैं। अगर मैं 2 रखूंगा तो भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो n की वैल्यू -2 और 2 तो होगी, n की वैल्यू -2 और 2 तो होगी। और अगर इनके बीच का कोई नंबर मैं उठाऊं, कोई भी नंबर उठा लो, मान लो 0 उठाया आपने, 0 - 2 इंटू 0 + 2, तो -2 इंटू +2 कितना आ जाएगा, -4, और ये क्या है, 0 से छोटा है, तो आपकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो n की जो वैल्यू है यहां पे, n की जो वैल्यू आएगी बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो होगी n जो होगा वो -2 से बड़ा होगा, और 2 से क्या होगा, -2 से बड़ा या -2 के बराबर, और 2 से छोटा या 2 के बराबर। 2 के बराबर क्यों, क्योंकि वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है इससे, और ये -2 से बड़ा और 2 इन दोनों के बीच में रहेगा ना, इन दोनों के बीच में रहेगा, तो n का वैल्यू ये होगा। और उसने बोला है क्योंकि n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, n क्या है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो -2 -1 0 1 2 2, बस यहीं तक। 3 पे जाओगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे भी अपने सेशंस में जब मैं इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए ये समझो ये है इसमें। ठीक है जी, ठीक है महाराज, चलो आगे देखते हैं।
अगला पार्ट क्या कहता है इसका, बी जो है x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, और आपके पास ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। तो यार इस इक्वेशन को एक काम करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x अगर मैं कॉमन लूंगा x माइनस 2 बच जाएगा, -1 कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 1 यहाँ पे बच गया, 0 के इक्वल रखूंगा तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा, 0 के इक्वल रखूंगा तो x का वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पे जो सेट है b वो हो जाएगा आपके पास 1,2, वो हो जाएगा 1,2। x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, दोनों के दोनों रियल नंबर है, और x की जो वैल्यू है 1,2। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं आपस में? बिल्कुल भी नहीं इक्वल है। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझना। मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको सॉल्व किया। अब मेरे पास ये जब भी इनइक्वालिटी होती है, देखो अगर 0 होता तो एक बार ये जैसे यहाँ पे 0 आया तो एक बारी इसको 0 रखा, एक बारी इसको 0 रखा, लेकिन वो इनइक्वालिटी भी आ जाती है। जब भी इनइक्वालिटी आएगी तो आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा कि किस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी इनइक्वालिटीज में डिटेल में समझेंगे इसको, ठीक है भैया। चलो अब हम बात करते हैं यार अपने अगले टॉपिक की, विच इज सबसेट एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये सबसेट होता क्या है? सबसेट को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो सबसेट इज व्हाट? सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। सबसेट इज व्हाट? सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। ये क्या है? सेट का ही एक पार्ट होता है जिसे हम सबसेट बोलते हैं। मान लो मेरे पास कोई सेट है, सेट इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, मान लो ये है, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई दूसरा सेट है विच इज 1, 2, या फिर मेरे पास कोई तीसरा सेट है 1, 2, 3, या फिर मेरे पास एक और सेट है D जो कि है 3, 4। तो अगर मैं देखूं इसके जो एलिमेंट्स हैं वो A में आ रहे हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आ रहे हैं? A में आ रहे हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आ रहे हैं? A में आ रहे हैं। समझो, आप देखो A के अंदर है 1 2 3 4 और B के अंदर है 1, 2, है ना। तो जो जितने भी B के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स A में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? B इज अ सबसेट ऑफ A। B क्या है? A का सबसेट है। B क्या है? A का पार्ट है ना। जो B सेट है वो क्या है? A का ही तो एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि उसके जो एलिमेंट्स है वो यहां भी हैं। तो B इज व्हाट? B इज अ सबसेट ऑफ A। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो C इज अ सबसेट ऑफ A, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो D इज अ सबसेट ऑफ A। D जो है A का सबसेट है। अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो? इसको आप रिप्रेजेंट करोगे बेटा ऐसे, B इज अ सबसेट ऑफ A, C इज अ सबसेट ऑफ A, ऐसे लिखते। D इज अ सबसेट ऑफ A, ऐसे लिखोगे इसको, ठीक है। ऐसे इसको सबसेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप बोलोगे भैया B C का भी तो सबसेट है, B जो है वो C का भी तो सबसेट है। मैं बोलूंगा भैया किसने मना किया है? बिल्कुल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या D C का सबसेट है? क्या D C का सबसेट है? तो आप बोलोगे D इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, D इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। D जो है वो C का सबसेट नहीं है। तो क्योंकि देखो इसके अंदर 3 और 4 है, बट इसमें 4 थोड़ी है, इसमें 4 नहीं है, 3 तो है 4 नहीं है। तो आप लिखोगे D इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। चलो अब यहां से हमारे पास कुछ बातें निकल कर आती हैं सबसेट से रिलेटेड, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट देखो, अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, एम्प्टी सेट इज अ, या इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मैं A के सबसेट की बात करूं, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं क्या फाई A का सबसेट है? क्या फाई A का सबसेट है? आप बोलोगे भैया फाई के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो हाँ, फाई जो होगा A का सबसेट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या फाई B का भी सबसेट है,
तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल होगा, क्योंकि फाइव मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है। फाइव क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फाइव जो होगा सबके अंदर होगा, सबके अंदर होगा। अगर मैं यहां से 1 और 2 हटा दूं तो वो फाइव ही तो बन जाएगा, है ना। तो फाइव जो होगा, जो एम्प्टी सेट होगा, वो सबके अंदर होगा। तो यहां से हमें एक बात पता चलती है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। आपके पास दुनिया में जितने भी सेट होंगे उन सभी सेट का एक सबसेट होगा जो कि फाइव होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपको यहां पे नोट करना है, दैट इज दिस एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। भैया क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है यार देखो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ए अपने ही सेट का सबसेट होगा? आप बोलोगे भैया ए तो ए के बराबर है, ए क्या है, ए तो ए के बराबर है ना। तो हाँ बेटा, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर ही हैं। समझो फर्क को, समझो। मैंने बोला कि कोई भी सेट होता है जितने, जैसे अगर मैं बात करूं बी की, तो क्या बी अपने ही सेट का सबसेट होगा? बिल्कुल होगा। बी इज अ सबसेट ऑफ बी ऑल्सो। तो ये बस एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ये बस कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं कि हाँ, जितने भी सेट होंगे वो अपने ही सेट के, जितने भी सेट होंगे एम्प्टी सेट सबका सबसेट होगा। फिर एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई ए है, तो ए इज व्हाट, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, या यहां पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको आप कैसे लिखोगे? फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मान लो कोई सेट है ए, है ना, और ए इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं बात करूं कि यार आपके पास कोई सेट है, मान लो मैंने यहां पे लिखा क्या, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ध्यान से सुनना। इफ बी कोई सेट है जो कि सबसेट है किसका? ए के, एंड बी डज नॉट इक्वल्स टू ए, और बी और ए आपस में बराबर नहीं है। अगर B कोई सेट है जो कि सबसेट है A का, और B और A आपस में बराबर नहीं है, तो बेटा इस केस में इस B को बोला जाएगा, इस केस में इस B को बोला जाएगा क्या? प्रॉपर सबसेट। इस B को बोला जाएगा प्रॉपर सबसेट। इस B को क्या बोला जाएगा? प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। और इस A को क्या बोला जाएगा? इस A को बोला जाएगा सुपर सेट। देखो, अगर कोई सबसेट है, जैसे यहां पे मैं देखूं बी क्या है? ए का सबसेट है। क्या बी और ए आपस में बराबर हैं? नहीं है। तो बी जो है एक प्रॉपर सबसेट है ए का, एक प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा उसको, और ए को क्या बोला जाएगा? सुपर सेट बोला जाएगा। समझ में आई बात? अब ये हम यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम यहां पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां पे हमने देखा था ये ए और ए का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ए के बराबर होगा, है ना, तभी तो वो आपस में एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो इसको बोला जाता है नॉट अ प्रॉपर सबसेट, नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता है भाई, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट तो वही होता है जो ऐसा होता है जब वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था कि वो क्या होगा? उसका सबसेट होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अब कुछ और पॉइंट्स लिखो, मान लो if B is a subset of A and A is a subset of B, अगर B A का सबसेट है और A भी B का सबसेट है, then A और B क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? A और B आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अगर B A का सबसेट है और A B का सबसेट है, तो A और B क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है भैया, चलो एक और पॉइंट लिखो, मान लो X बिलोंग्स टू A, X A से बिलोंग कर रहा है, एंड A इज अ सबसेट ऑफ B, और A क्या है? B का सबसेट है। देन X बिलोंग्स टू B ऑल्सो,
x जो होगा वो b से भी बिलोंग करेगा। भैया क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बहुत आसान सा है मेरे भाई। अगर आपके पास कोई सेट है ए के अंदर एलिमेंट्स है 1, 2 और b का अगर ये सबसेट है तो b के अंदर 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, इसके अलावा चाहे 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, 5 हो, कुछ भी हो, ये है। तो यहाँ पे क्या है, a क्या है, a क्या है, a इज अ सबसेट ऑफ b और a के जो एलिमेंट्स है क्या क्या है, 1 और 2 है और b के अंदर भी ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स हैं। तो अगर a का कोई एलिमेंट है, जो a का एलिमेंट है वो b का भी एलिमेंट होगा अगर a b का सबसेट है तो। समझ में आई मेरे भाई? समझ में आई? चलो अब एक और छोटी सी चीज है, यहां पे आएगी क्या? चलो यहां पे समझ लो इसको। सेट विदिन अ सेट, सेट विदिन अ सेट क्या मतलब है इसका? मान लो भैया कोई सेट है आपके पास, कोई सेट है आपके पास ए 1 2 3 4 5, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ऐसे भी लिख सकते हो 3 4 5 ऐसे, और बेटर तरीके से समझ आएगा। अब मेरे पास यार ये एक सेट है ए जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने एलिमेंट्स है, आप बोलोगे भैया एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये पूरा का पूरा है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सेपरेटेड बाय कॉमास होते हैं, 1 कॉमा 2 कॉमा फिर 3 कॉमा। तो तीसरा एलिमेंट ये है, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट, छठा एलिमेंट। अब आप बोलोगे भैया 3 और 4 यहां पे यूज हो तो चुके। नहीं बेटा, ये अलग है, ये एक साथ है, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। यहाँ पे 3 अलग है, 4 अलग है और ये क्या है, एक ही यूनिट है। अगर मेरे पास कहीं पे ऐसा आता 3,4 आगे चल के ऐसा आता 3,4 तो वो हम नहीं लिखते क्योंकि वो ऑलरेडी यूज्ड है। तो इस सेट के सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो कितने हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हुए इसके अंदर। अब अगर मैं बात करूं कि इसके जो सबसेट होंगे क्या क्या होंगे, देखो यार, एक तो ये होगा 1 इज अ सबसेट ऑफ दिस। अगर मैं बात करूं 2 इज अ सबसेट ऑफ दिस। बहुत सारे सबसेट हो जाएंगे इसके, है ना। अभी हम आगे चल के फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। और एक ये भी होगा, तो इसको बोला जाता है सेट इन अ सेट, सेट विद इन अ सेट, ठीक है ना। तो इसको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है बस आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, ए से बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ए से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे 1 ए से बिलोंग कर रहा है, 2 ए से बिलोंग कर रहा है, 3 ए से बिलोंग कर रहा है, 4 ए से बिलोंग कर रहा है ना। 4 अलग से एलिमेंट है, वो ए से बिलोंग कर रहा है ना। 5 एक अलग एलिमेंट है, वो भी ए से बिलोंग कर रहा है। और एक एलिमेंट है आप लोगों के पास ये 3,4, है ना, ये क्या कर रहा है, ये भी ए से बिलोंग कर रहा है। तो ये आगे कुछ सवालों में आपको हेल्प करेगा, ठीक है जी। चलो फिर हमारे पास आता है सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की कहानी को समझो। देखो रियल नंबर्स को समझो, सबसे पहले तो रियल नंबर्स को समझो। मान लो आपके पास कुछ रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स। अगर मैं रियल नंबर्स की कहानी को समझूं तो रियल नंबर के अंदर 2 तरह के नंबर्स आते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं बेटा? पहला आता है रेशनल और फिर आता है आप लोगों के पास इरेशनल, फिर इरेशनल की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। रेशनल के अंदर आते हैं बेटा आपके पास फ्रैक्शन भी आता है, डेसिबल भी आता है ना। लेकिन हम समझते हैं इसमें इंटीजर्स को जो हमने 10th ग्रेड में फ्लो चार्ट पढ़ा था। इंटीजर्स के अंदर आता है बेटा होल नंबर के अंदर आता है बेटा नेचुरल नंबर। तो यहां से आप एक बात को समझो, अगर मैं इनकी रिप्रेजेंटेशन देखूं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को जेड से, होल नंबर को आप लोग डब्ल्यू से और नेचुरल नंबर को आप लोग एन से। तो अब आप एक चीज को समझो, जो नेचुरल नंबर है दैट इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर्स में भी आते हैं। होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, सॉरी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। और इरेशनल नंबर इज अ, अच्छा ये अलग है, ये यूनिट अलग है, ये जो चेन बन रही है ये अलग है। दूसरा
इरेशनल नंबर जो होता है दैट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्या नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर का सबसेट होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या होल नंबर इरेशनल नंबर का सबसेट होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या रेशनल नंबर इरेशनल का सबसेट होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या रियल नंबर रेशनल, रेशनल यानी कि क्यू, या फिर रियल नंबर, क्या रियल नंबर इसका सबसेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो ये आप इनके सबसेट्स को समझो कि रियल नंबर के अंदर इनका जो सबसेट होता है वो किस तरीके से काम करता है, ऐसे काम करता है। ठीक है मेरे भाई, अब आपके पास दो छोटे छोटे से तीन टॉपिक्स बच गए, है ना, छोटे छोटे से टॉपिक्स है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ोगे या फिर कौन सी वैल्यू इंक्लूड करनी है, कौन सी वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है, उन सभी जगहों पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, चलो आ जाओ। इंटरवल्स को समझते हैं कि इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। जैसे अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं, यार देखो एक चीज को ध्यान से समझो। मान लो मैंने आपके पास बोला हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते क्योंकि उनका पैटर्न नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे इनफिनाइट सेट्स होते हैं जिनको आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे रियल नंबर होता है, रेशनल होता है, इरेशनल होता है ना, क्योंकि इनका एक प्रॉपर पैटर्न नहीं बनता है। तो यार इनको हम रोस्टर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी एक और रिप्रेजेंटेशन होती है, दैट इज इंटरवल। इनको इंटरवल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लो मेरे पास कोई सेट है ए। नाउ ए इज x is a set of, या फिर आप सीधा सीधा x को डिफाइन कर दो, x is what, x चार तरह के केसेस बनेंगे। x is what, x is greater than equal to 3 and less than equals to 5 where x belongs to any real number। एक ये होगा। फिर कोई सेट है मेरे पास b where x is what, x is 3 या 3 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, अगेन x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है। C कोई सेट है जहां पे x 3 या 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है और 3 से, अरे मेरे भाई 3 से बड़ा है, 5 या 5 के बराबर है, वेयर अगेन x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। फिर एक आता है D वेयर x 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इन चार के अलावा और कोई केसेस नहीं बनेंगे आपके पास, ये 4 केसेस होते हैं। अब इन केसेस को थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं। अगर मैं इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो मेरे भाई ये 3 है, ये क्या है, बीच में कहीं पे 4 आएगा, ये यहाँ पे कहीं पे, या 4 को मत लिखो, एक काम करो, ये 3 है, ये यहाँ पे कहीं पे 5 आएगा। उसने बोला है जो x की वैल्यू है वो या तो 3 के बराबर होगी या 3 से बड़ी होगी। उसने क्या बोला है, x की जो वैल्यू है वो या तो 3 के बराबर होगी या 3 से बड़ी होगी और 5 के बराबर होगी या 5 से छोटी होगी। यानी कि जो x है वो यहां पे लाई करेगा कहीं, है ना, 3 से 5 के बीच में, और 3 और 5 दोनों के दोनों इंक्लूडेड होंगे। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई ऐसे, ओपन ब्रैकेट और 3 जो छोटा नंबर है वो आगे और जो बड़ा नंबर है वो पीछे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x की वैल्यू कहां है? ये जो सेट है जिसका एक एलिमेंट है x, वो वैल्यू क्या है? 3 से 5 के बीच में। अब क्योंकि बहुत सारे नंबर है, 3 से और 5 के बीच में कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे ना,
इनफाइनाइट नंबर्स होंगे ना, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए एक नई फॉर्म इजाद करी गई जिसको हम बोलते हैं इंटरवल्स। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी पहले एक बार समझ लो, फिर मैं और डिटेल में समझाऊंगा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्या क्या चीजें हैं ये, ठीक है। दूसरे वाले को देखो, ये 3 है, ये 5 है। अब उसने बोला x की वैल्यू या तो 3 होगी, या तो 3 होगी, 3 होगी या 3 से बड़ी होगी। x की वैल्यू क्या है, या तो 3 होगी या तो 3 से बड़ी होगी, है ना। 3 को इंक्लूड करना है, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करना, 5 से छोटी होनी चाहिए, 5 को इंक्लूड नहीं करना है। 3 की वैल्यू, x की वैल्यू 3 है या 3 से बड़ी है, बट 5 से छोटी है। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते, बहुत सारे नंबर्स होते, तो 3 से बड़ी और 5 से छोटी। अब आप फर्क समझो, अगर आपके पास ऐसे ओपन ब्रैकेट आएंगे, ऐसे ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब है ये वैल्यूज इंक्लूड करनी है, इसका मतलब इंक्लूड करनी है। और अगर ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं तो इसका मतलब है एक्सक्लूड। इनको बोला जाता है ओपन ब्रैकेट्स, इनको बोला जाता है क्लोज्ड ब्रैकेट्स। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला नंबर लाइन देखो। अगला है आपके पास 3 ये है, 5 ये है। अब उसने क्या बोला है, x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी है, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 से बड़ी है, लेकिन 5 से छोटी है, 5 या 5 के बराबर है और 5 से छोटी है, वो इंक्लूड करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी और 5 या 5 से छोटी, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आखिरी में आप लोगों के पास बच गया सिंपल सा ये वाला, जहां पे x की वैल्यू 3 और 5 के बीच में है, 3 और 5 के बीच में। अब क्योंकि बहुत सारे नंबर से यार, बहुत सारे नंबर से, कितने सारे नंबर से, बट हमें 3 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो जब हमें इंक्लूड नहीं करना होता है, दोनों नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना है, तो ओपन, यहां 3 इंक्लूड नहीं था तो 3 के आगे ओपन, 5 इंक्लूड था तो 5 के आगे क्लोज्ड, ठीक है। जिसको इंक्लूड करना है उसके आगे ओपन, जिसको इंक्लूड नहीं करना है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है बाबूजी। चलो नाउ वी हैव पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज अ बाप ऑफ ऑल सेट, इसको इस तरीके से बोला जाता है। तो पावर सेट इज व्हाट, पावर सेट इज नथिंग बट पावर सेट इज अ, अच्छा इसमें एक और चीज थी मेरे भाई, इसमें एक और चीज रह गई हमारे पास। मान लो हमारे पास कोई इंटरवल्स है, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, है ना, ओपन हो, क्लोज हो, कुछ भी हो। मान लो हमारे पास, यहां पे लिख लो इसको, लेंथ ऑफ एन इंटरवल, किसी भी इंटरवल की लेंथ हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो इसकी लेंथ डिफाइन करते हैं, मान लो आपके पास कोई इंटरवल है, चाहे वो a, b ऐसा हो, 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 कैसा भी हो, उसकी जो लेंथ होती है वो डिफाइन होती है बेटा मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए। इस तरीके से हम उसकी लेंथ को डिफाइन करते हैं। एंड जनरली हम पीछे हमेशा बड़ा नंबर लिखते हैं, तो मॉड्यूलस नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमेशा बड़ा नंबर ही पॉजिटिव ही आएगा आपके पास, है ना। तो लेंथ शुड बी ऑलवेज, लेंथ का मतलब ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या है, ठीक है जी। चलो नाउ व्हाट इज पावर सेट। पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट हैं उन सभी के सेट को पावर सेट बोला जाता है। मतलब भैया, मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब बहुत आसान है मेरे भाई, आपके पास कोई सेट है ए के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, ए के कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। अब अगर मैं इस ए के सभी सबसेट्स को लिखने की कोशिश करूं, अब अगर मैं इस ए के सभी सबसेट को लिखने की कोशिश करूं, सबसेट्स ऑफ ए के सभी सबसेट, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यार फाई तो सबका सबसेट होता है, फिर इसका एक सबसेट होगा जहां पे सिर्फ 1 होगा, इसका एक सबसेट होगा जहां पे सिर्फ 2 होगा, इसका एक सबसेट होगा जहां पे सिर्फ 3 होगा, है ना। एक काम करते हैं, सिर्फ 1, 2 ले लेते हैं, ये 3 बहुत बड़ा हो जाएगा भाई, समझने के लिए तो इतना ही काफी है, ठीक है।
ठीक है, फिर इसका एक सबसेट होगा जो ये खुद होगा जिसमें ये 1,2 आएगा। तो इसके सेट जो इसके जो सबसेट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब पावर सेट ऑफ ए को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा ऐसे, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट मतलब जितने भी इसके सबसेट हैं उनका एक कलेक्शन, जैसे 5 फिर 1 फिर 2, ये सेट विद इन द सेट, इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, सेट विद इन द सेट। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका पावर सेट। पावर सेट क्या हो जाता है ये? पावर सेट। पावर सेट इज व्हाट? पावर सेट इज व्हाट? दैट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है पावर सेट के एलिमेंट्स को निकालने का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आ पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? जैसे 1 2 3 4, कितने आए? 4। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आ सेट। जैसे मान लो यहां पे कोई सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स। तो इसका जो पावर सेट होगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, वो क्या हो जाएगा? 2 तो रहेगा और 2 की पावर जितने एलिमेंट्स इसके अंदर थे, तो कितने? 4। मान लो कोई सेट है बी, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स है। अब मुझे अगर इसके पावर सेट ऑफ बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने, कितने एलिमेंट्स होंगे? तो 2 की पावर 4। ठीक है भाई, ऐसे। फिर आता है आपके पास आखिर में यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट होता क्या है? देखो, बहुत सिंपल सी कहानी है। मान लो मेरे पास क्या है? ए कोई सेट है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना? ए क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है। अब यूनिवर्सल सेट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, largest possible set in context। मतलब क्या है? देखो, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इन एनी कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए था, इन एनी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सबसे बड़ा सेट, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉसिबल सेट किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। जैसे यहां पे किसकी बात हो रही है? ट्राइंगल्स की बात हो रही है। एक कोई सेट है जहां जो क्या है? इज अ सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब यार, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स यानी कि किसका पार्ट है? ये ट्राइंगल्स का छोटा सा पार्ट है। तो यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। मतलब क्या है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल्स का पार्ट होते हैं ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि नेचुरल नंबर्स है, जैसे मान लो मेरे पास क्या है? बी कोई सेट है, बी इज अ सेट ऑफ वेयर एक्स बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, ये है। तो बेटा इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? ये किसका पार्ट होते हैं? ये सारे के सारे रियल नंबर्स का पार्ट होते हैं। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? एक सबसे बड़ा सेट। नेचुरल नंबर्स का लार्जेस्ट पॉसिबल सेट क्या हो सकता है? किसके अंदर आता है? होल नंबर के अंदर आते हैं। होल किसके अंदर आता है? इंटीजर्स के अंदर आता है। इंटीजर्स रेशनल के अंदर आता है। रेशनल किसके अंदर आता है? रियल नंबर। रियल नंबर से बड़ा कुछ होता है? नहीं होता है। तो इस तरीके से आपके पास ये यूनिवर्सल सेट को आप लोग समझ सकते हो। ठीक है जी, चलो अब कुछ सवाल है, फिर उसके बाद ये सेशन खत्म होता है। आई होप समझ में आई होंगी बातें। चलो, कंसिडर द सेट 5A B C D, ये आपके पास सेट है। आपको सबसेट और नॉट अ सबसेट इनके बीच में लगाना है। तो 5 इज अ सबसेट ऑफ B, बिल्कुल है। A, क्या A B का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 और 9। A इज अ सबसेट ऑफ C, क्या A C का सबसेट है? बिल्कुल है। B इज अ सबसेट ऑफ C, 159 बिल्कुल है। बस बहुत सिंपल था ये।
चलो, ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू, बी के अंदर है ए बी सी डी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट है? बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट्स है, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, जैसे ई आप लिखोगे ई आई ओ यू आर द एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट, आप ऐसे लिख लो ई आई ओ यू आर द एलिमेंट्स present in A but not in B, बस। B, क्या B A का सबसेट है? बिल्कुल नहीं है, B भी A का सबसेट नहीं है, ठीक है ना, सेम कहानी है। लेट A B and C आर द 3 सेट, कह रहे कि A B और C क्या है? 3 सेट है। A belongs to B, A belongs to B, A क्या है? B से बिलोंग कर रहा है। एंड B is a subset of C, एंड B क्या है? B is a subset of C। क्या A C का सबसेट है? देखो एग्जाम्पल से समझो, फिर मैं बताता हूं क्या कहानी है। A क्या है? कोई सेट है। A क्या है? कोई सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, मान लो 1, 2। B कोई सेट है जिसके अंदर है मान लो 1, 2, उसने क्या बोला है? A belongs to B, A belongs to B। तो B क्या है? कोई सेट है जिसके अंदर A 1 और 2 ये दोनों के दोनों आते हैं, क्योंकि ये A पूरा का पूरा B से बिलोंग कर रहा है, A पूरा का पूरा B से बिलोंग कर रहा है। 3, 4 मान लो ये है, मान लो ये है। अब उसने बोला है B क्या है? B इज अ सबसेट ऑफ C। C कोई सेट है, C कोई सेट है जिसके अंदर क्या है? 1 है, 2 है ना। हाँ 1 है, 2, ये 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि B जो है C का सबसेट है, ठीक है। A जो है वो B से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने A को पूरा का पूरा B से बिलोंग कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि क्या A C का सबसेट होगा? क्या A C का सबसेट होगा? अब बेटा देखो, ये क्या है? ये आपके पास A है, ये A है, ये तो C से बिलोंग कर रहा है ना, ये तो क्या कर रहा है? C से बिलोंग कर रहा है। क्या ये इसका, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 1 अगर मैं ऐसे लिखूं 1, ये इसका सबसेट है, क्या ये B का सबसेट है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, ये B का सबसेट नहीं है। या आप ऐसे देखो, क्या ये 1 B का क्या ये 1 A का सबसेट है? आप बोलोगे नहीं। अगर मैं ऐसे बोलूं 1, क्या ये A का सबसेट है? आप बोलोगे हाँ, ये A का सबसेट है। तो कोई एलिमेंट अगर किसी से बिलोंग कर रहा है तो वो जब ब्रैकेट्स के अंदर आता है तब वो उसका सबसेट होता है। अब यहां पे ये जो, अगर मैं इसको, ये A है आपके पास, अगर ये, इसका मतलब क्या है? 1, 2, क्या ये C का सबसेट है? नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता 1, 2 ब्रैकेट्स के अंदर, क्या ये C का सबसेट है? हाँ, अब ये C का सबसेट है। बट अगर आप सिर्फ ऐसे देखोगे इसको, जो A है, A क्या है? ये A belongs to C, A is not a subset of C, A belongs to C। तो आप यहां से एक चीज को समझो कि अगर मान लो आपके पास कोई सेट है A, और यहां अगर X belongs to A कर रहा है, X belongs to A कर रहा है, तो बेटा A अगर B का सबसेट है, A अगर B का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो एलिमेंट उससे बिलोंग करेगा, वो उसका सबसेट नहीं होगा, वो उसका सबसेट नहीं होगा, है ना। वो एलिमेंट उससे बिलोंग तो करेगा बट उसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है जी। चलो, सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन एंड दिस इज द टाइप ऑफ सेट। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग वेन डायग्राम्स को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के सवाल आप लोगों के पास इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनते हैं। बाकी तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस। टाटा, बाय बाय।